रास्ता है ये नया, rate of reaction को find दुनिया नहीं में करना। हम सब छाया, चेतियां बनते हैं यहाँ हर दिशा में, क्रांति के साथ ही जीतता है सीना। था माइक तो तुरंत खुला है। चलो ठीक है, तो पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे, बताने वाला कुछ था ही नहीं। रिवीजन है, ये सानिया की है, लो उसको छुआ ही नहीं, एकदम नहीं, अभी साल होने वाला पूरा, उसकी वो एकदम नहीं पढ़ी है। ठीक है, इसको देखते हैं इसके आगे हम। अब क्या देखना है तुमको, ये ग्राफ देखना है। ठीक है, अब इससे तुमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है, खत्म होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है आपका, अपीयर होता है, मतलब नया बनता रहता है। ये तुमको वैसे ही पता है जनरली। देखना क्या है, यहाँ पे देखते हैं इसको बड़े ध्यान से। ये क्या तुम्हारा ग्राफ है, पहला वाला ग्राफ क्या है, ये किसका ग्राफ है, रिएक्टेंट का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को पता कर सकते हैं। देखना कैसे, पहले क्या किया इसने, टाइम लिया, 2 टाइम, पहले क्या T1, फिर क्या है T2, T1 और T2 में इन्होंने निकाला। तो T1 पे क्या है आपका कंसंट्रेशन R1 आई, और T2 पे क्या आई, R2 आई। अगर हम लोग y एक्सिस का ये निकाल लें डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा R आ जाएगा, जाहिर सी बात है।
और अगर x का निकाले तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन हमको निकालना है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, माइनस आर, माइनस लग गया, बस इसको निकाल लो, आंसर आ जाएगा। यही हम लोग करना है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस। ये वाला क्या था, एवरेज था। जब क्या हो, डेल्टा टी बड़ा हो तो क्या हम लोग लगाते हैं, एवरेज। और जब डेल्टा टी क्या हो, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो हम लोग क्या लिखते हैं, इंस्टेंट। मतलब किसी इंस्टेंट पे बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब तुरंत बताओ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बताओ, तुरंत बताओ। तो क्या होता है उसमें, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाता है, मतलब जो टाइम का डिफरेंस है वो क्या है, लगभग जीरो के बराबर है, ठीक है। इसको अगर हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या निकालते हैं, डी आर अपॉन डी टी निकालते हैं। माइनस क्यों है यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। क्यों है, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, आ गया तुम्हारा डी आर अपॉन डी टी। अब देखो आर क्या है तुम्हारा, वाई एक्सिस है, और टी क्या है तुम्हारा, एक्स एक्सिस है। दिख रहा है ना, ये आर क्या है, वाई एक्सिस, और टी क्या है, एक्स एक्सिस। तो हम लोग अगर डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि क्या होता है, ये ग्राफ का स्लोप होता है। तो अगर तुमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और क्या निकाल दो, उसका स्लोप निकाल दो। जो ग्राफ का स्लोप होगा वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ये फिजिक्स है भाई, देख लेते हैं। ये क्या है, फिजिक्स। कुछ इस प्रकार से आपका ये बनता है ग्राफ, ठीक है। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिख रहे हो सानिया, सॉरी यहां पे मैंने गलत लिख दिया, टाइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं आपका, क्या आप लिख रही हैं, इसको काम ही नहीं आएगा तुम्हारे लिए कभी लाइफ में, ये काम आएगा, इसको तुम छोड़ रही हो उसकी वजह से। क्या है वो, क्या है वो, लेकिन वो मैं भेज दूंगा भाई, इसका पीडीएफ ग्रुप में, वही है ना, नोट्स ही तो है, इसमें भेज दूंगा ग्रुप में, आप वहां से देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है आपका टाइम, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अगर तुमको निकालना है एवरेज रेट ऑफ, मान लो चलो पहले क्या मुझे निकालना था, समझना भाई ग्राफ को बहुत ध्यान से, क्या निकालना है तुमको, एवरेज रेट ऑफ, ठीक है। पहले मान चलो तुमको ये निकालना है, क्या करो, T1 पे एक बार तो देख लो कंसंट्रेशन कितनी है, और एक बार कहाँ देख लो, T2 पे देख लो। अब T1 पे जाओगे ऊपर तो आपकी कंसंट्रेशन इतनी है, और T2 पे कितनी है, इतनी है, यानी कि T1 पे और T2 पे। तो T1 में मान के चलो कितनी है कंसंट्रेशन, R1 है। इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसको यहाँ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। T1 पे क्या है, कंसंट्रेशन R1 है, और T2 पे कितनी है कंसंट्रेशन, R2। अब अगर तुम देखो इसमें ध्यान से तो T1 क्या था, पहला टाइम था, फिर थोड़ी देर के बाद क्या आया, T2 आया। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। पहले क्या थी, कंसंट्रेशन इतनी थी, इतनी ज्यादा थी, मान के चलो अगर यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ कितना होगा, 15 होगा, यहाँ 20 होगा, मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे ये क्या होगा, 25 होगा। तो क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन पहले कितनी थी, 25 थी, T2 पे कितनी हो गई, 15 हो गई, यानी कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और रिएक्टेंट के केस में ऐसा होता ही है, ठीक है, रिएक्टेंट केस में ऐसा होता ही है कि क्या होती है, कंसंट्रेशन कम होती है। जब भी हम लोग लिखते हैं कोई रिएक्शन, मान के चलो हमने लिखा है H2 + O2 गिव्स H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 और O2 की जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, कम होगी, और H2O इनसे ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, यानी कि इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होगी और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा होता ही हर जगह। तो कभी भी अगर रिएक्शन होता है तो वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और प्रोडक्ट की बढ़ती है, जाहिर सी बात है। और ये चीज तुमको ग्राफ में भी अब दिख चुकी है। इतनी छोटी इरेजर का मैं करूंगा क्या, ठीक है। तो क्या है आपका, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है। क्या सब लोग इस चीज को देख पा रहे हैं या फिर नहीं देख पा रहे हैं। अब इसको अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकालें, आर एवरेज कैसे आ जाएगा, माइनस डेल्टा आर, हाँ डेल्टा टी, तो माइनस R2 माइनस
R1 अपॉन डेल्टा, समझ आया? इतना खाली आपको करना है, ठीक है, डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब तुमसे पूछ लिया कि तुम इंस्टेंट रेट बताओ, यहाँ पे क्या है, मान लो T3 है, ठीक है, बोला इस इंस्टेंट पे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पार्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तुमसे ये पूछ लिया। इसको अगर तुम फाइंड करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसको हम लोग बोलेंगे। अब इसको देख लेना भाई। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अगर बड़ा चेंज होता है तो क्या लिखते हैं, डेल्टा, छोटे के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं भाई, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, ये तो लिखेंगे डी आर अपॉन डी टी। तो अब क्या है, डी आर क्या चीज है, रेट में कितना चेंज, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, और आर क्या है, वाई एक्सिस है, और टी क्या है आपका, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है ना सत्यम। अब डी वाई अपॉन डी एक्स अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, इसका मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। क्या होता है इसका मतलब, स्लोप होता है, ठीक है, अगर आपने पढ़ा तो इसका मतलब होता है स्लोप, यानी कि अगर इस ग्राफ का तुम स्लोप फाइंड कर लोगे तो वही क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई ग्राफ दे दे और बोले कि बताओ इसका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या क्या फाइंड कर लो, उसका स्लोप फाइंड कर लो। स्लोप का मतलब क्या होता है, ये होता है, या फिर स्लोप को हम लोग और क्या बोलते हैं, किसी ग्राफ का अगर स्लोप आपको निकालना है, मान लो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो क्या हम लोग लिखते हैं, टेन थीटा, क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन कर्व है तो। इसमें किसी को डाउट है बताओ। इस तरीके से आपका हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यूज करके निकाल सकते हैं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के हैं, कौन कौन सा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखना प्रोडक्ट के केस में हम लोग सेम चीज कर सकते हैं। क्या लिखा देखो, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का ग्राफ था ऐसे, प्रोडक्ट का ऐसे है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के टी तक जहां तक भी हो गया, क्या है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो से अगर तुम स्टार्ट करो तो ये क्या हो रहा है, लगातार घट रहा है, ऐसा होता ही है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर भी तुम ऐसे ही मान लो, कुछ मान लो कंसंट्रेशन T1 पे कितना हो गया, P1 हो गई, T2 पे कितनी हो गई, P2 हो गई। आर एवरेज फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अगर तुमको निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, dP अपॉन dt, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उसका स्लोप फाइंड कर लो, बात खत्म हो गई, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो बताओ, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, इतना आसान ग्राफ है। ये हो गया था ना यूनिट ऑफ रेट, देख लो इसको सवाल को, फ्रॉम द concentrations of C4H9Cl butyl chloride at different times given, calculate the average rate of reaction during different intervals of times, ठीक है। कर लो भाई फाइंड किसी भी एक को, ये वाला आप लोग सॉल्व कर ले, इतना इसको फाइंड कर लो। यहां से आपको इस डेटा का यूज करके निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, आर एवरेज फाइंड करना है। कंसंट्रेशन दी हुई है, टाइम का डिफरेंस भी दिया हुआ है, खाली यही इतना यूज करना है।
ये बताओ क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है? कंसंट्रेशन दी हुई है, किसकी दी हुई है? रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की? क्या तुम देख करके जान पा रहे हो किसकी दी है? देखो, अच्छा अभी मैंने कुछ बात बोली थी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता है। बोला था ना अभी ये बात हर जगह फॉलो होगी। देखो, जब टाइम 0 था तब कंसंट्रेशन कितनी थी? 0.100। फिर क्या हुआ, जब टाइम 50 पे गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई? कम हो गई। फिर जब टाइम 100 हुआ तो और कम हो गई। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम होती जा रही है। टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन क्या हो रही है? लगातार कम होती जा रही है। तो ये किसकी होगी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट की होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की क्या होती है कंसंट्रेशन? टाइम के साथ कम होती रहती है। अगर ये प्रोडक्ट की होती तो क्या होता है? ये लगातार बढ़ती टाइम के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये क्या है, इसका आप कंसंट्रेशन देख करके ये जान सकते हैं कि ये रिएक्टेंट का दिया या फिर प्रोडक्ट का दिया है। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा जब तुम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर लिखोगे तो साथ में क्या लगा दोगे? एक माइनस लगा दोगे, तो तुम्हारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अब इसको आप फाइंड करें। पहले क्या है, कंसंट्रेशन पहले इतनी दी हुई है, मतलब ये क्या तुम्हारा R1 है और ये क्या तुम्हारा R2 है, और ये क्या डेल्टा टी है 50 माइनस 0, ये T1 है और ये क्या है T2 है। अब तुमको फाइंड करना है R एवरेज, तो क्या होता है R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा एक लगा देना माइनस। करो, अब तो आंसर आ जाएगा भाई। माइनस तो करना है, मैथ है अब तो, मैथमेटिक्स खेलो। थोड़ी है, देख लो अपना आंसर आपका ये क्या आया होगा। 1.90 इंटू ये आया होगा 10⁴ ये है ना, ठीक है ना? ये मैथ था इसके अंदर तो। अब ठीक है, C2 माइनस C1 R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या है? ये क्या था तुम्हारा R2 था और ये क्या था R1 था, ये T2 था और ये क्या था T1 था। बस माइनस करना ही था, इसको इससे माइनस करो। ये कितना आ रहा है माइनस करके बताना थोड़ा। 0.001 और ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है भाई? 0.001 का जोड़ दिया क्या? एक बार खुद तेज बोलो तो जो बोल रहे हो। 0.0095 ये आ रहा है ना? 0.00 कुछ लोग नींद में है क्या? तो क्यों जोड़ दी थी माइनस की जगह पर? ये क्या आपका 50 हो जाएगा। अगर तुम इसको खेलोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा? देखो मैं बता दे रहा हूँ, तुमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
लेकिन मेरे पास कुछ ताकतें हैं इसलिए मुझे पता है। सुपर पावर, सुपर पावर, ये आंसर आएगा, ठीक है, हमारा अपना है, ठीक है आपको, लेकिन इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। मैथ से मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिए देख लेना। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे, आलतू फालतू चीजें। इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात करनी है। क्या लिखा आपका, इट कैन बी सीन टेबल 3.1 दैट द एवरेज रेट फॉल्स फ्रॉम 1.90 टू 0.4। क्या हो रहा है आपका, एवरेज रेट क्या हो रहा है, लगातार गिर रहा है। पहले क्या था एवरेज रेट 1.90, फिर कितना हो गया लास्ट में आके 0.4। तो यानी कि क्या हो रहा है आपका, जो एवरेज रेट है वो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। However, average rate cannot be used to predict the rate of a reaction at a particular instant। तो क्या हम लोग एवरेज रेट के हेल्प से एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, एज इट वुड बी कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल फॉर विच इट इज कैलकुलेटेड। सो टू एक्सप्रेस द रेट एट अ पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस। तो क्या अगर किसी पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड करते हैं। अब क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर द एवरेज रेट एट द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल। तो क्या है ये आपका कब आता है इंस्टेंटेनियस रेट, जब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एवरेज रेट को फाइंड करते हैं स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे। मतलब क्या हुआ आपका, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0। मतलब क्या है, जब डेल्टा टी आपका लगभग 0 के बराबर हो जाता है तो आपका क्या फाइंड किया जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट। मतलब क्या हो रहा है, ये एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर है, पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे जब रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे, ठीक है। तो एवरेज रेट एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जब फाइंड करो तो वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाता है। एवरेज रेट को जब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करोगे तो वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट बनता है। सत्यम कुछ डाउट है क्या, है तो भाई पूछ लो यार, ठीक है। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, हेंस मैथमेटिकली फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल dt इंस्टेंटेनियस रेट इज गिवन। ठीक है तुम्हारा, जब बहुत छोटे टाइम की बात होती है, क्या होती है, जब बहुत यहाँ हवा आ रही है, क्या इसको हवा तो बोला जाता है, अच्छा इसको वो बोलते हैं सूरज की रोशनी आ रही है। सूरज, अब क्या है इसमें आपका, तो क्या है, जब एवरेज रेट को एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैमरे के सामने जब एवरेज रेट को एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस। सिंपल बात है। पहले मुझे कैमरे से बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है। अब क्या है तुम्हारा, अगर ये एवरेज है तो क्या लिखते हैं, डेल्टा, इंस्टेंटेनियस तो क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। आसान है भाई, टफ नहीं है चीजें, ठीक है। अभी तुम्हारा क्या ग्राफ है, ये क्या है, लेकिन इस ग्राफ को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे अभी, ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या लिखा है, इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट टाइम टी ऑन ईदर ऑफ द कर्व्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वर्सेस टाइम टी एंड कैलकुलेटिंग इट्स स्लोप। तो क्या है, अगर तुमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है ग्राफ की हेल्प से, कैसे, ग्राफ की हेल्प से, तो क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो जिस टाइम पे तुमसे पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो तुमसे इस टाइम पर पूछा है, किस टाइम पर, इस टाइम पे, तो क्या करोगे, इस टाइम पे तुमसे पूछ लिया तो क्या करो, इसकी हेल्प से आपका एक यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दो टेंजेंट। नहीं बन पाया, टेंजेंट ड्रॉ करना जानते हो कि नहीं सब लोग, कुछ इस प्रकार से टेंजेंट ड्रॉ कर दो और उसे टेंजेंट की हेल्प से क्या बना दो, एक ट्राइंगल बना दो। क्या बना दो, एक ट्राइंगल। उस ट्राइंगल का निकाल दो स्लोप, क्या निकाल दो, उसका स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। क्या होता है, क्या होता है उसका फॉर्मूला tan थीटा का, हाइट अपॉन बेस होता है ना, इसकी हाइट निकाल दो, बेस निकाल दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन अगर तुम ये नहीं भी करोगे तो क्या करो, डायरेक्ट इसका dy अपॉन dx कर दो। क्या होता है, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर और हाइट दोनों सेम ही चीज होती है, ठीक है। पहले भी इस बारे में शायद बात हो चुकी है हमारी, परपेंडिकुलर और हाइट दोनों सेम चीज होती है। अब क्या देखो इसके अंदर क्या आता है तुम्हारा, ये dy अपॉन dx, क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। क्या तुम कर पाते हो डिफ्रेंशिएट, इसको डिफ्रेंशिएट करके दिखाओ, dy अपॉन dx कितना, ठीक है,
देखते हैं। अरे भाई मैथ तो नहीं लगा, तुम नॉर्मल डिफरेंस, ठीक है, मुझे भी नहीं आता उतना मैथ वाला, मुझे नहीं आता है। देखो भाई, सो इन प्रॉब्लम 3.1 आर इंस्टेंटेनियस एट 600 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल कैन बी कैलकुलेटेड बाई प्लॉटिंग कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अ टेंजेंट इज ड्रॉन दैट टचेस द कर्व एट t इज इक्वल टू 600 सेकेंड। तो क्या है, जिस इंस्टेंट पे तुमसे रेट पूछ रहा है वहां पे तुम क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अब वो टेंजेंट इस कर्व से टच होनी चाहिए कहां पर, जिस पे तुमसे पूछा हुआ है उस पे वो टच होनी चाहिए। सिंपल सिंपल बात है, ठीक है। अब इसका तुम निकाल दो स्लोप, इसका स्लोप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लोप फाइंड, स्लोप तो नॉर्मल चीज है, स्लोप नहीं तुमको पता फाइंड करना। ये स्लोप dy बाई अपन dx, क्या ये वाला, ये क्या बोला हूं मैं अभी जस्ट, मैं नहीं सर क्या ये वाला जो ये है लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, ये देखो, मान लो तुमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट बताओ 600 सेकंड का, क्या बताओ 600 सेकंड का, तो आपको एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। और ये टेंजेंट इस कर्व से टच होनी चाहिए कहाँ पर, यहाँ पे टच होनी चाहिए। मान के चलो ये है, यहाँ पे ऐसे मैं इसको बनाता हूँ एक कर्व, ठीक है। ये क्या तुम्हारा एक कर्व है, तुमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस रेट बताओ 200 सेकंड पे, क्या बताओ 200 सेकंड में बताओ इंस्टेंटेनियस रेट। तो तुम एक ऐसा ग्राफ यहाँ पे, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो टेंजेंट टच हो यहाँ पर, सिर्फ 200 सेकंड पे ये तुम्हारे टच होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या तुम निकाल दो, स्लोप निकाल दो। स्लोप निकालना तुमको पता है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट आप लोग कर ही लिए अभी, इससे टफ तो आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में 12th क्लास में। अब क्या देखो, वैसे ही क्या गया तुम्हारा, एट t इज इक्वल टू 250 सेकंड पे ये आ जाएगा आंसर, 350 पे ये आ जाएगा, 450 पे ये, ठीक है। ऐसे से आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे ये सब फाइंड किया हुआ है, स्लोप निकाल करके, कैसे स्लोप निकाल करके ये सब फाइंड किया हुआ है। नाउ कंसीडर अ रिएक्शन Hg plus Cl2 gives HgCl2 where stoichiometric coefficients of the reactants and products are same। अब जो क्या है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम है। तुमको पता है स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, जो यहाँ पर आगे लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसको देखो ध्यान से, इन सबका क्या है 1 1 है, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी कि क्या है यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है, सेम है ना भाई। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्या है, डिसअपियरेंट का जो रेट है वो प्रोडक्ट के अपीयरेंस के रेट के क्या होगा, बराबर होगा, जाहिर सी बात है। फिर क्या देखना है इसके बाद, बट इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2 moles of HI decomposes to produce 1 mole each of H2 and I। देखना, अच्छा इसका उल्टा दिया था ना, ठीक है। ये क्या तुम्हारा एक रिएक्शन है, ये क्या आपका एक रिएक्शन है। अब देखो अगर इस रिएक्शन को हम लोग प्यार से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, 2 मोल HI का चेंज हो रहा है किसमें, 1 मोल हाइड्रोजन में, 1 मोल आयोडीन में, ठीक है ना। ये तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं है, इसको दिखाओ पढ़ गई। हाँ मतलब क्या है, 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है 2 मोल पानी बनता है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं, अब क्या होता है जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं तो हमेशा 1 मोल के लिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमेशा 1 मोल के लिए। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हमेशा 1 मोल के लिए लिखते हैं। तो इसका अगर तुमको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको तुम 1 मोल में कैसे मारोगे चेंज, क्या कर दो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 1 ही मोल बन जाएगा। कैसे देखना, डेल्टा HI है और ये क्या डेल्टा T है। यहाँ पे क्या करो तुम 2 से डिवाइड कर दो, फिर से ये क्या बन जाएगा, 1 ही मोल बन जाएगा।
तो क्या हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग हमेशा 1 मोल में लिखते हैं, हमेशा हम लोग 1 मोल से ही उसको लिखते हैं। इसको क्या करोगे, देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो था ये तो वही रहेगा, डेल्टा H2 डेल्टा T, ये भी सेम ही रहेगा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस। क्यों लगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट। लिख लो इसको भाई कॉपी में जल्दी से। तो हमेशा क्या करो, 1 मोल में कैलकुलेट करना है हमको रेट ऑफ रिएक्शन को। तो अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ दिया है तो उसको डिवाइड कर दो, फॉर्मूले में डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा, 1 मोल में आ जाएगा। ठीक है, करो लिखो। अब इसका आगे अब क्या लिखा है देखो, एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या लिखा है, 2HI gives H2 plus I2। तो क्या है, फॉर एक्सप्रेसिंग द रेट ऑफ सच अ रिएक्शन वेयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू 1, rate of disappearance of any of the reactants or the rate of appearance of product is divided by their respective stoichiometric coefficient। क्या करो, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो क्या कर दो, उनको डिवाइड कर दो उनके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। सिंस rate of consumption of HI is twice the rate of formation of H2 or I2, to make them equal the term delta HI is divided by 2। तो क्या है, इन सबको बराबर करने के लिए क्या करते हैं लोग, 2 से डिवाइड कर देते हैं डेल्टा H1 को। ठीक है, इसमें हो गया क्या, इतना सा काम है लेकिन उल्टा लगा हुआ है, हिलेगा तो बता देना। फ्रेम ठीक है, बंद हो गया क्या, सही है ना सब कुछ, क्या दिक्कत आ रही है, अच्छा ठीक है, देखना भाई। अब क्या लिखा है इसके अंदर, वही चीज क्या, देखो सेम टू सेम क्या किया है, डेल्टा HI को डिवाइड कर दिया कितने से, 2 से। यहां पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब एक बार इसको सब लोग पढ़ेंगे, 2 मिनट का समय लो और इसको पढ़ने का ट्राई करो, देखो इसमें क्या किया हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। अब तैयार रहो मेहनत के लिए, लेबर के लिए आप लोग तैयार रहे।
अब मुझे नहीं पता है, उसमें लिखा था जो भी प्लानर था, जो प्लानर है क्या है 28 को। नवंबर से स्टार्ट होगा मतलब लगभग लगभग मेरे ख्याल से। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक देर में स्टार्ट होगा, अभी नहीं होगा ये महीने तो नहीं होगा पूरा, अक्टूबर के लास्ट में मेरे ख्याल से। हाँ तो ये पूछ लेना ना, ये पढ़ा दूँ, ये हो गया। आप देख लो इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अब ये सबको सब लोग जान गए कि नहीं है, इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जान गए ना सब लोग अच्छे से एकदम सत्यम। अब क्या लिखा है देखो, फॉर अ गैसियस रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ स्पीसीज। क्या होता है आपका, किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पार्शियल प्रेशर के। एंड हेंस रेट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एट द रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो क्या होता है आपका, कभी भी अगर गैसियस सब्सटेंस वहां पे दिया हुआ है, क्या है, गैसियस सब्सटेंस है, गैसियस रिएक्टेंट है या फिर गैसियस प्रोडक्ट है, तो हम लोग कंसंट्रेशन की जगह पे क्या लिखते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करते हैं या फिर पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। कंसंट्रेशन के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे। अब एक चीज अगर आपने पढ़ा है अपने लाइफ में तो मुझे बताना, नहीं पढ़ा है तो मैं बताना, एक आपकी होती है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या तुमने पढ़ा है क्लास 11th में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पढ़ा है ना भाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी हो जाएगा। एन बाई वी का मतलब क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलैरिटी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां इसको मैं सी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, यानी कि सी इज इक्वल टू, यानी कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन आर टी। सही है ना, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू पी अपॉन आर टी। यही और क्या चीज, यही मोलैरिटी भी है। इसको कंसंट्रेशन लिखो या फिर क्या लिखो, मोलैरिटी लिखो। अब यानी कि जहां जहां पर फॉर्मूले में कंसंट्रेशन था वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी अपॉन आर टी लिख सकता हूं। यानी कि जहां पे क्या था, डेल्टा आर था, क्या था, डेल्टा आर था, इसकी वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा पी आर अपॉन आर टी। ठीक है ना भाई, लिख सकते हैं ना, डेल्टा आर ऐसे है, कंसंट्रेशन है। इसको सब लोग लिख लेंगे भाई जल्दी से कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हो गया। तो कभी भी अगर गैस आए तो गैस के लिए हम लोग कंसंट्रेशन की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं, प्रेशर। क्योंकि भाई गैस का कंसंट्रेशन फाइंड करना क्या होगा, क्या होगा, कैसे तुम फाइंड, मतलब कर ही कैसे पाओगे फाइंड कंसंट्रेशन, ठीक है, कैसे ही तुम कर पाओगे फाइंड, गैस है भाई, पूरा हवा में है गैस, तो उसका तुम प्रेशर फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसका कंसंट्रेशन फाइंड करना क्या होगा, बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ तो आप लोग नहीं है, ठीक है। अब क्या लिखा देना बड़े ध्यान से। अब चलो भाई आगे सवाल, मेरा फेवरेट चीज, ले लो इसको, देखो ये वाला फाइंड करें आप इसको, एग्जाम्पल 3.2, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, आसान सवाल है, टफ नहीं है।
एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, मतलब एनसीईआरटी के नहीं आएंगे सवाल, एनसीईआरटी की तरह आएंगे। छोटी बच्ची थोड़ी ना होगी, सेम टू सेम सवाल मिल जाएगा। करेंगे इसको सॉल्व। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा है, सब कुछ दिया हुआ है। कंसंट्रेशन बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है? पहले कितना था? 2.33 था, फिर कितना हो गया? 2.08 हो गया, तो कम हो रहा है ना, मतलब ये रिएक्टेंट का दिया होगा, जाहिर सी बात है। तो आप लगा देना माइनस। अगर माइनस लगा पाते हो तो लगा देना, माइनस अच्छे लगता है, डैश। कितना डिवाइड तो मारना ही पड़ेगा। फिलहाल आपका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। अरे सेकंड रॉकेट में नहीं, हाँ ये आएगा आंसर, ये आएगा 6.8 इंटू 10⁻⁻⁴। सही है। माइनस बाहर है, पहले तुमको माइनस ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऐसे है, माइनस यहाँ पर है, फिर ये R2 माइनस R1 है। पहले क्या सॉल्व करते हैं? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे। अगर ये ऐसे होता तब ये होता माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये ब्रैकेट पहले तुमको सॉल्व करना है। अगर तुम इसको मैथ में चेंज करोगे, माइनस बाहर है, कैसे हो जाता है? माइनस R2 अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तभी माइनस ही होगा लास्ट में। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो फिर माइनस लगाओ, मैथमेटिक्स है। छपाक से पहचान ले गया। हो गया भाई, आंसर आ गया। मैथ है, मैथ। हाँ, पूरा सॉल्व करके फिर तुमको लगाना है 2, कंसंट्रेशन को माइनस करके फिर लगाना है आपको 2। कैलकुलेशन मैं कर दूं क्या? सुपर पावर से, सुपर पावर से लिंक करूंगा। देखो भाई, पहले कितना था? 2.33 था, फिर कितना होगा? 2.08 हो गया। टाइम कितना? 184, 184 मिनट्स। सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तुमसे पूछा क्या है? रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। क्या होता है आपका? माइनस R2 माइनस अपॉन डेल्टा T। R2 कितना है? यहाँ पे 1/2 आ जाएगा साथ में। ये कितना है? R2 कितना? 2.08 है, माइनस 2.33 है। डेल्टा T कितना? 184, 1/2 यहाँ है ही। इसको करोगे तो कितना आएगा? ये कितना आ रहा है? 0.25, 0.25 अपॉन 184। 25 चक्को, सॉरी 25 अपॉन यार, थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो। अब सुपर पावर यहाँ पे हम यूज करेंगे। सुपर पावर, पावर होता है कि पार होता है? आईसीएससी से पढ़ के हालत खराब हो गई। 2002 आईसीएससी स्कूल को आप छोड़ देंगे, लेकिन स्कूल आपको नहीं छोड़ेगा। आ तो क्या भाई आंसर यार, सुपर पावर होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अच्छा, 6.79 इंटू 10⁻⁴
पहली बार हम लोग का जो आंसर एकदम एग्जैक्ट आया है, एनसीईआरटी से मैच हुआ है। 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ कितने आ रहा है, ठीक है। मिनट में फाइंड किया, बाकी आप चेंज कर सकते हैं। मिनट को चेंज करो आर में। एक काम करो, अब इसको छाप लो, उसका फिर घर पे जाके अपना ट्राई करना उस हिसाब से। हो गया, देख लो भाई, इसके आगे हम लोग अगर पढ़े तो। हाँ, बस यही करना है तुमको, मिनट को पहले चेंज कर देना आर में अगर फाइंड करना है तो, फिर उसके बाद चेंज कर देना मिनट को सेकंड में, बस। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकंड? 60 सेकंड। आता है ना ये सब चीजें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। 3.1 सॉल्व करो जल्दी जल्दी, आसान सवाल है ये वाला।
बेसिक सवाल, बेसिक सवाल में आपके परखच्चे उड़ जा रहे हैं, तो आप टफ सवाल में क्या करेंगे? बेसिक सवाल में इतना झेलोगे तो टफ में क्या करोगे? बेसिक सवाल बेसिक नहीं हो पा रहा है, देख रहा भाई। अब इसको हो गया ना ये वाला, आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ इसको मैं, ये किसी काम का नहीं है, मिट जा भाई, से रगड़ करके इसको एकदम इरेजर की तरह। अच्छा ये मिट जाता है खुद से, रखना होता है वजह से। देखना भाई बड़े ध्यान से। अब क्या लिखा है तुम्हारा? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंसिंग मतलब क्या होता है? अफेक्ट करते हैं, जो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंसिंग। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो क्या आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्या हो गया तुम्हारा? कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का, लेकिन अगर गैस की बात है तो हम लोग क्या लिखते हैं? प्रेशर लिखते हैं, टेम्परेचर पे और किस पे? कैटलिस्ट पे। देखना बड़े ध्यान से, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन पे आपका रेट कैसे डिपेंड करता है तुमको ये देखना है। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर में डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो क्या आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पे? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। तो क्या है? जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट लॉ बोलते हैं, जो कि अभी तक हम लोग लिख रहे थे। कैसे? आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, लेकिन ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में तो इसी को हम लोग और क्या बोलेंगे? रेट लॉ बोलेंगे। जब रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में फाइंड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? रेट लॉ बन जाएगा। सिंपल सवाल है, ठीक है। अब क्या लिखा आपका? कन्वर्सली रेट्स जनरली इंक्रीज व्हेन द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इंक्रीज, सो अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो क्या आपका जो आपका रेट होता है वो बढ़ता है जब कंसंट्रेशन क्या होता है? आपका बढ़ता है। इसलिए क्या लिखा है तुम्हारा? वो डिपेंड करता है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और क्या लिखा है? कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। क्या करना है तुमको? एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर करना है, उसको मानना है। ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी, वेयर ए बी सी एंड डी आर क्या हो गया यार? किट किट। where A, B, C and D are the stoichiometric coefficient of the reactants and product। दिख रहा है कि नहीं? A, B, C, D क्या है? स्मॉल A, B, C, D क्या है? stoichiometric coefficient है रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट के। अब क्या है? The rate expression for this reaction is rate is directly proportional to A, B की पावर A की पावर x और B की पावर, ठीक। अब क्या लिखा है? where, अब देना बहुत ध्यान से भाई, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। where एक्सपोनेंट्स x एंड y में और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब क्या ये जो ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो पार है x और y, ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये क्या है आपकी? मतलब ये एक्सपेरिमेंट से आता है, इसको तुम फाइंड नहीं कर सकते हो, ये एग्जाम में दिया होगा। ये क्या आपकी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है या फिर उसके बराबर नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? तुम्हारी एक्सपेरिमेंट से इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसको आप ऐसे नॉर्मली फाइंड कैलकुलेशन से नहीं कर सकते। तो ये आपका कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। अबव इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज रेट इज इक्वल टू, अब क्या हुआ जब तुमने इसको हटाया? ये क्या है? जब तुम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो क्या लग जाता है? एक कांस्टेंट, बताया ना तुमको। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे k आ गया, ए एक्स बी वाई, इसको डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ए एक्स और बी वाई।
दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। अब क्या किया इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो के को हम लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं। फिजिक्स में के को हम लोग क्या बोल रहे थे फिजिक्स में एफ साइलेंट नॉट तो अलग होता है ई। ठीक है आप पता करें क्या बोल रहे थे। यहाँ पे हमने अभी पिछले में क्या बोला था क्या बोलते हैं अबे तो के चीज क्या है तो कांस्टेंट में कुछ नाम नहीं होता है क्या। चलो ठीक है पता करना। अब ये क्या है तुम्हारा अभी हमने क्या बोला था उसको कप्पा बोला था पिछले चैप्टर में। क्या बोला था हमने इसको देखना भाई चलो हटाओ अब पता करना ठीक है। क्या बोला था इसको हमने कप्पा बोला था। अब क्या बोलेंगे इसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेट कांस्टेंट याद रखना। अब क्या लिखा है देखो द इक्वेशन लाइक 3.4 which relates the rate of reaction to the concentration of reactant is called rate law और rate expression। तो क्या है जब हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेट लॉ बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं। समझ आया कि नहीं इतना चीज नहीं आया। जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं कैसे लिखते हैं कंसंट्रेशन मतलब जब हम लोग ऐसे लिखते हैं कैसे ऐसे जब लिखते हैं देखो आर एवरेज मान लो लिख रहे हो तुम क्या लिखे माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या मतलब भाई इसका सत्यन देखना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना ये। लेकिन अगर इसको तुम ऐसे लिखोगे ये क्या है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जब तुम रेट कांस्टेंट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हो तो इसको हम लोग और क्या बोल देते हैं रेट लॉ बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ रेट। लिख लो भाई इसको नहीं बोलेंगे जब कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिखते हो तब बोलेंगे। हो गया देखना भाई इसके आगे ठीक है। यहां पे आप देखें आलतू फालतू बातों पे टाइम थोड़ा अगर आप कम खर्च करेंगे तो आप इसको ज़्यादा सीख पाएंगे। यहाँ वहाँ की बातें आपको कम करनी चाहिए जब क्लास में। क्या लिखा है यहाँ पर रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन। तो क्या है जब भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन के टर्म से फाइंड करेंगे तो क्या बन जाएगा रेट लॉ बन जाएगा या फिर क्या बन जाएगा रेट एक्सप्रेशन बन जाएगा। सुबह सुबह का समय ठीक है। अब क्या लिखा है तुम्हारा अब देखना रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट which each with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो क्या है रेट लॉ क्या चीज होती है अंग्रेजी में लिखा हुआ देखना रेट लॉ क्या होती है
ये आपका एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, रिएक्शन के रेट को हम लोग लिखते हैं किसके टर्म्स में, कंसंट्रेशन के टर्म्स में, ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब और क्या होता है, मोलैरिटी के टर्म्स में, जहां पर क्या है, हर एक टर्म किसी ना किसी पावर के द्वारा रेज्ड होता, कोई ना कोई पावर उसके ऊपर होती है। अब वो पावर आपकी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर भी हो सकती है या फिर बराबर नहीं भी हो सकती है, क्योंकि वो पावर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, उसको हम लोग नॉर्मली फाइंड नहीं कर सकते, वो एग्जाम में दिया होगा। अब देखना क्या लिखा हुआ है, 2NO 2NO O2 2NO2, क्या आपका 2NO plus O2 gives 2NO2. We can measure the rate of this reaction as a function of initial concentration either by keeping the concentration of one of the reactants constant and changing the concentration of other reactant or by changing the concentration of both the reactant. तो क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि रेट में आपका क्या क्या अंतर आ रहा है, रेट में क्या क्या अंतर है। जैसे को मान के चलो यहाँ पर देख, बड़े ध्यान से देखना, जब तुमने क्या किया है, बराबर कर दिया इसको। अच्छा देखना, पहले ये देख लो, क्या है तुम्हारा रिएक्टेंट यहाँ पे दो है, एक क्या है NO है और एक क्या है O2 है। ये दोनों जब रिएक्ट किए तो क्या बना, 2NO2, यानी कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, यानी अगर हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे, क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल कर देंगे, तो क्या होगा, रेट भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट तुम्हारा डबल हो जाएगा। क्या ये तुमको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर तुमने नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा 0.30 0.30, लेकिन तुमने ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, रेट डबल हो गया। अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे एक चीज और करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को इस बार कांस्टेंट कर लो और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को डबल कर लो, तो भी रेट क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेट तुम्हारा डबल हो जाएगा। क्या तुमको ये दिख रहा है, यही चीज यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज डबल्ड एंड दैट ऑफ O2 इज केप्ट कांस्टेंट। देखो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा हूँ, बता दूंगा, डाउट आएगा बता दूंगा। क्या लिखा है यहाँ पे, एक बार देख लो बड़ा ध्यान से, इट इज ऑब्वियस आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट्स दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड। क्या है, जब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड के कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और O2 को हम लोग कांस्टेंट रख देते हैं, तो इनिशियल रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4। हाँ, ये वाला 4 बढ़ा है ना, तो क्या आपका इनिशियल रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 4 फ्रॉम 0.096 टू 0.384। तो क्या, जब हम लोग ऑक्सीजन को कांस्टेंट रख दें और नाइट्रोजन ऑक्साइड को डबल कर दें तो वो आपका 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर तुम डबल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, यानी कि वो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा है ना, है तो होगा। देखो मान चलो जैसे ये है, देखो ये क्या है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर से इसके, मतलब क्या, अगर तुम इसको डबल करते हो तो स्क्वायर में बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है ना। ये तो एक बार बहुत ध्यान से देखना, ये वाला आगे क्या लिखा तुम्हारा, दिस इंडिकेट्स दैट द रेट डिपेंड्स अपॉन द स्केयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ NO। समझ आया ये चीज। अधीन उसका क्या लिखा हुआ है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO is kept constant and concentration of O2 is doubled then the rate also gets doubled, indicating that the rate depends on the concentration of O2 to the first power। तो क्या है, जब तुमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को कांस्टेंट मार दिया तो हमने देखा था क्या हो गया था, तुम्हारा जो रेट है वो, अगर तुमने O2 को किया था डबल तो रेट भी क्या हो गया था, डबल हो गया था। यानी कि जो रेट है वो O2 पे डिपेंड कर रहा है एक पावर पे, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्साइड पे डिपेंड कर रहा है स्क्वायर, मतलब 2 पावर पे। हेंस द रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन विल बी, रेट इज इक्वल टू, ये तुम्हारा कांस्टेंट है NO का स्क्वायर और O2 का पावर 1। यानी कि अगर तुम NO को डबल करते हो तो रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, अगर तुम NO को डबल करते हो तो रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना। लेकिन अगर तुम ऑक्सीजन को डबल करते हो तो रेट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्या तुमको ये चीजें दिख रही हैं, दिख रहा है ना भाई। तो अगर तुम NO को ट्रिपल करोगे तो रेट क्या हो जाएगा, कितना गुना बढ़ेगा रेट। अरे 3 का स्क्वायर 6 थोड़ी होता है भाई, 9 होता है। अगर तुम ऑक्सीजन को 5 टाइम्स करोगे तो रेट कितना हो जाएगा, स्क्वायर पे थोड़ी कर रहा है डिपेंड, ऑक्सीजन मैंने बोला है।
5 ही हो जाएगा ना। अरे भाई देखो, इससे तो तुम लोग तो गड़बड़ से मार दे रहे हो, फिजिक्स आए हो तुम लोग पढ़ करके ना। ये है ना, अगर तुमने इसको डबल कर दिया तो रेट कितना हो जाएगा भाई, स्क्वायर हो जाएगा तो 4 गुना हो जाएगा ना रेट, ये तो 4 हो जाएगा ना, 4 गुना। अगर तुमने इसको 2 गुना किया तो रेट भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर तुमने इसको 3 किया तो रेट भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 4 किया तो 4 गुना, 5 गुना हो जाएगा। सिंपल बात है। लेकिन अगर तुमने इसको 5 किया तो ये क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं ये चीज, इतनी बात है बस खाली, ठीक है। देखना भाई अगला, अब क्या लिखा है, द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस रेट एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, ये क्या है तुम्हारा डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। वो क्या था, ये क्या था, एवरेज रेट था, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल रेट हो गया। नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन इन द रेट इक्वेशन derived from the experimental data, the exponents of the concentration terms are same as their stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation। तो क्या होता है, तुम्हारा जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो पावर होती हैं, वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाती है। कब, जब आपका इक्वेशन क्या हो, बैलेंस्ड हो। जब इक्वेशन बैलेंस्ड हो तो पावर क्या हो जाती है तुम्हारी, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो जाती है। कब, जब इक्वेशन क्या हो, बैलेंस्ड हो। याद रखना भाई इस चीज को, मैटर करेगा बाद में लाइफ में आगे जाकर के। इन दोनों को एक बार चेक कर लो, जल्दी जल्दी चेक करो, चेक कर, क्या हुआ, ये देखो क्या लिखा है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट फॉर दिस रिएक्शन इन द रेट इक्वेशन derived फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल डेटा, द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स आर सेम एज देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है, जब भी केमिकल इक्वेशन तुम्हारी बैलेंस्ड है तो क्या होंगे, जो एक्सपोनेंट्स होंगे वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होंगे। सिंपल बात है। अब एक बार इसको पढ़ लो, फिर जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ये सब क्या है, एक्सपेरिमेंटल होता है। क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल, मतलब तुम इसको कैलकुलेशन से फाइंड नहीं कर सकते हो। नींद क्या आगे सुना हो गई तो अगली बार हम लोग रखेंगे रात में 9 से 11:30, ठीक रहेगा ना, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 12 से 2 देना, क्या लिखा है, इन दीज रिएक्शंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट। अब देखो भाई, ये देखो, पहले एक बार देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन दीज रिएक्शंस द एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म्स आर नॉट सेम एज देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Thus we can say that rate law for any reaction cannot be predicted by merely looking at the balanced chemical equation। क्या हम लोग रेट लॉ को हम लोग बस खाली केमिकल इक्वेशन को देख करके प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर आती है, और वो पावर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। वो क्या होती है तुम्हारी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसलिए डायरेक्ट देख करके तुम उसको फाइंड नहीं कर सकते हो थियोरेटिकली, बट मस्ट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं, उसको हम लोग देख करके फाइंड नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऐसे तुम्हारा कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2H2 + 2O2, सॉरी 2H2 + O2 2H2O, ये लिखा हुआ है, ठीक। ये क्या है तुम्हारा, एक पानी बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, इसको देख करके तुम इसका रेट फाइंड नहीं कर सकते हो, इसको देख करके तुम इसका रेट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर आएगी। जब तुम इसका यहाँ पे लिखोगे H2 का, तो H2 के ऊपर कुछ पावर आएगी, और वो पावर क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। वो कहाँ से फाइंड होगी, एक्सपेरिमेंट से फाइंड होगी, जाहिर सी बात है।
अब आते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। किस पे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। देखना बड़े ध्यान से, सवाल वाल आ ही नहीं रहा है बहुत देर से, मुझे गुस्सा आ रही है। देखो क्या लिखा हुआ है इन द रेट इक्वेशन 3.4। क्या है? रेट इक्वेशन 3.4 को एक बार चेक कर लो। 3.4 जल्दी चेक करें, अभी क्लास जाएगी भाई 9 बजे तक, तैयार रहो। अभी 7:30 बज रहा है। चिल मारो, टेस्ट तो आपका आते जाते रहते हैं। अभी तो कितने तुम्हारे टेस्ट होंगे, 3-3 घंटे के। देख लिया 3.4 वाला। अब देखो क्या है वहां पे, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है देखो, यही होगी। अब क्या लिखा है? एक्स एंड वाई इंडिकेट हाउ सेंसिटिव द रेट इज टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो क्या होगा, आपका रेट जो है वो लगातार चेंज हो रहा है। किससे? जब तुम कंसंट्रेशन में इन लोगों के चेंज करोगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, ये ऐसे अगर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ब्रैकेट में क्यों लिखा है? अगर ऐसे लिखा है या फिर ऐसे लिखा है। सौम्या, मुझे फील हो रहा है कि नींद उद में है आज। सोई थी कि नहीं रात में? मैं ये पूछ रहा हूं, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, दोनों में अंतर क्या है केमिस्ट्री में? कंसंट्रेशन ऑफ है, और ये क्या है? नॉर्मल है, कुछ है ही नहीं। जब भी एक अगर कोई भी चीज ब्रैकेट में दी है, इसका मतलब वो क्या होता है? उसकी मोलैरिटी की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है उसकी? लिख लो कॉपी में, लिखते हो तुम लोग, कुछ हो ही नहीं, दिमाग इतना तेज है। लिखो ब्रैकेट में ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ब्रैकेट में लिखो ए को, इसका मतलब लिखो कंसंट्रेशन ऑफ ए। नॉर्मल है मतलब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं, मतलब उसका क्या मतलब है? ABCD A to Z। देखो भाई, अब क्या लिखा है? सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? सत्य, मैथ। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर में क्या अंतर होता है? पता करके आपको आना है कल। क्या? हिंदी में तो पढ़ाई नहीं किया कभी लाइफ में। देखो क्या लिखा, सम ऑफ दीज एक्सपोनेंट दैट इज x प्लस वाई इन 3.4 गिव्स द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। मतलब क्या है? जब तुम एक्सपोनेंट्स को जोड़ दोगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर होगा। क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर होगा। वेयर एज x एंड y रिप्रेजेंट द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। यानी कि देखो बहुत ध्यान से क्या लिखा हुआ है। सत्य, टूट जाएगा भाई उतना देर फेंकोगे तो। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है? रिएक्टेंट्स के ऊपर जो पावर है उसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा किसका? केमिकल रिएक्शन का। यानी कि देखना बड़े ध्यान से, आर, आर इज इक्वल टू क्या है? ठीक है, अगर तुमसे पूछे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ तो क्या बताओगे? 1+, यानी कि इस रिएक्शन का क्या ऑर्डर है? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है तुम्हारी? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसको फाइंड करो, सवाल सॉल्व करो, थोड़ा सा नींद से उठो, अभी बहुत पढ़ना है। इसको सॉल्व करो, एग्जाम्पल 3.3।
जाएंगे, अपना अपना मुंह धोकर के आएंगे।
पता नहीं कब ये ऑन है कब ऑफ है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ। आर इज इक्वल टू के है, ए है, क्या बी है, ठीक है, 1 है और ये कितना है -1 है। अगर तुमको इसका फाइंड करना है यूनिट, इन सबको कहाँ पर ले आओ, यहाँ पे ले आओ। आर अपॉन क्या हो जाएगा, A1 और B माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब मान के चलो यहाँ पे क्या है, क्या माना गया, कंसंट्रेशन A क्या है, B के बराबर है। A इज इक्वल टू क्या है, B है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R का क्या होता है यूनिट, कल फाइंड किया था, यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ही होता है ना। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नीचे, कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ना 0, 1 - 1 0 होता है। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, अगर अच्छे से लिखे तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान के चलो 1 आता तो ये कितना होता, 2 होता, और ये -1 होता तो यहाँ पे 1 आ जाता, तो तुम इसको भी मानते, यहाँ पे ये दोनों कट जाता, फिर सेकंड हो जाता आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप घर पे जाके अगर ट्राई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं ट्राई करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, नहीं ट्राई करेंगे तो सीख भी नहीं पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट गया तो क्या बचा, सेकंड बचा, क्या हो गई, सेकंड इनवर्स हो गई, ठीक है। ट्राई करना भाई, हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं, नहीं, बस खाली वही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। घर पे जाकर इसको ट्राई करना। 11 का है उसका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब क्या आता है तुम्हारा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे देखना, एक मैं लिखूंगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। यहां तक हमारा पूरा हो चुका है। अब आप लाइफ में अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। क्लास 7 CBSE का है सर, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म।